ये हंसी की बात भी है और ये सच भी है। कांग्रेस पार्टी के साथ आप भोजन भी इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हमारी चपाती ज़्यादा मजबूत है, हमारी दाल में ज़्यादा घी पड़ा हुआ है, उनको जो मिला वो कम मिला है। नीतीश कुमार का पहला बयान आता है कि जो 2014 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। कार्यकर्ता अगर इच्छा रखते हैं उसके लिए तो क्या बुरी बात है। नहीं, उन्होंने ही कहा था, कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा। हम भी कह रहे हैं। हाँ। मैं भी कार्यकर्ता हूं, मैं भी कह रहा हूँ। तो क्या अभी कोई वैकेंसी है कि नहीं, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आप इंडिया गठबंधन के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो वक्तव्य भी दे चुका हूँ और आपसे भी रिपीट करना चाहता हूँ। इफ इंडिया गठबंधन हैज सम फ्यूचर इन इंडिया, देन इंडिया हैज लेफ्ट नो फ्यूचर। एक दो स्टेट ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, एक सीट भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं। क्या बीजेपी इंडिया अलायंस की पार्टियों से कह रही है कि आप कांग्रेस से गठबंधन मत कीजिए, चाहे जो करना है आप कर लीजिए? नहीं, उनको कहने की जरूरत नहीं है। 400 प्लस सीटें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहां बीजेपी के एक के मुकाबले में एक उम्मीदवार संभव है। 3 महीने तक ना कोई टेलीफोन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई बयान है, ना कोई इंसेंटिव है, ना कोई इनिशिएटिव है। ये हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा दर्शक भी नहीं समझ पाता है कि कल शाम तक आप जिस पार्टी को हरा रहे होते हैं, आप जिस सरकार को कह रहे होते हैं कि ऑल इज़ वेल, वो अगली सुबह तक कैसे गिर जाती है, कैसे बदल जाती है। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं सभी पलटू राम हैं। बीजेपी वाले भी पलटू राम हैं। बीजेपी के साथ हमारा कई मामलों पर वैचारिक मतभेद था और आज भी है। राम के भरोसे सारा देश भी है, तो हमारे गठबंधन भी राम के भरोसे ही है। गठबंधन तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने कोई एब्सोल्यूट कारण सही से नहीं बताया। अगर हमें पॉलिटिकली सरवाइव करना है, दोनों में से एक गठबंधन में रहना, और ये पॉलिटिकल यूटिलिटी नीतीश कुमार की भी है। पिछले दिनों एक और घटना हुई, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ऐसा क्या हुआ था कि ललन सिंह ने वो पद छोड़ा? एक तो ये पार्टी के आंतरिक मामले होते हैं जिस पर पब्लिकली लिमिटेड तरीके से कहा जाता है, और ललन जी ने भी वहाँ 4-5 बार कहा, और अंदर की बात बता रहा हूँ। आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? अब तक तो 17 सीटों की बात कर रहे थे सर। बीजेपी ने तो अभी हमसे कहा नहीं है कि आप कम कर दीजिए, तो मैं अपने आप कम क्यों करूँ? नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। तो वो उनको कहने का हक है। हम भी कह रहे हैं नीतीश कुमार सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में एंटर करने वाली थी, तब आपका एक बयान सामने आया था कि ये जो न्याय यात्रा हो रही है ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले होनी चाहिए। दूल्हा कौन है? दूल्हा अमुक है जो घोड़े पे बैठा हुआ। हम बाराती नहीं थे उसके, सब अपने अपने इलाकों के नेता थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा था राहुल गांधी को दूल्हा बनना चाहिए और हम सभी जो है बाराती की तरह उसमें डांस करेंगे, यही टीस है। तो एक तो हम संन्यास लेने के लिए तो आते नहीं ना राजनीति में। जनता की सेवा करनी है तो उसका माध्यम भी कुछ आपके पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए ताकि किसी की मदद कर सके। ये सैचुरेशन है कि जो नंबर्स हैं बीजेपी के भी एक तरह से 303 जो हैं और एनडीए के पास भी 350 नंबर हैं। अब यहाँ से आगे नंबर कहाँ से आएंगे? करेक्ट। हमने ये पूछना चाहिए ना कि साहब की नंबर कहाँ से लाओगे? बहुत सही कह रहे हैं। क्योंकि आपके सैचुरेशन स्टेज जो है वो है। बिहार में 39 हैं और कहाँ 41 सीटें तो है नहीं। हरियाणा में 10 हैं, 11 तो बनेगी नहीं। नीतीश कुमार के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो प्रशांत किशोर ऐसे ही थे। प्रशांत किशोर अपने फन के माहिर थे। मैं मानता हूँ काबिल आदमी थे, और वो 2 साल तो नीतीश कुमार जी के साथ ही रहे। वो कैपेबल हैं। उन्होंने मुझको बताया कि जब वो मोदी जी के साथ थे तो भी उनके बाजू वाले कमरे में थे। वो वॉज सो कैपेबल। मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी। तो 2017 में ऐसा क्या हुआ था, अचानक से मुख्यमंत्री का मन बदल जाता है और वो महागठबंधन को छोड़ देते हैं? लालू यादव को उस टाइम ईडी गिरफ्तार करती है और अचानक से वो एनडीए में आ जाते हैं रातों रात। बीजेपी ने हमारे साथ दोबारा गठबंधन क्यों किया? 8 दिन पहले का बयान है अमित शाह जी का। मैं उसको कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आम चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक तूफानों के चलते बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। इन बदलावों को समझने के लिए, अपनी समझाइश को बढ़ाने के लिए आज हमारे मंच पर एक ख़ास मेहमान हैं। नए नवेले शामिल हुए या फिर से शामिल हुए एनडीए में जेडीयू के जो सबसे बड़े, एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल तरीके से बात करने वाले राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद केसी त्यागी जी
हमारे साथ में हमारे मंचासी नतीदी हैं। त्यागी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक के इस मंच पर। बहुत सारी गलती कांग्रेस ने की हैं, कौन कौन सी की हैं, कितनी की हैं, कब कब की हैं, ज़रा एक बार बता दीजिए, क्योंकि आप तो इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले थे और सबसे ज़्यादा अभी तक इसने अगर कांग्रेस की कमियां गिनाई हैं एनडीए में शामिल होने के दौरान, तो आपने ही गिनाई हैं। देखिए, 27 सितंबर 2022 की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ये वो दौर है जब के चंद्रशेखर राव ऑफ तेलंगाना, ममता बनर्जी ऑफ टीएमसी, अरविंद केजरीवाल ऑफ आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव जी ऑफ समाजवादी पार्टी, ये सब लोग मिलकर के एक गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई विकल्प की तलाश में हैं। इनकी मीटिंगें हो रही हैं। उसी बीच में 27 सितंबर 2022 चौधरी देवीलाल हम सब लोगों के नेता थे, उनकी हिसार में जयंती मनाई जा रही है, जिसमें बादल साहब हैं, सीताराम येचूरी हैं, डी राजा हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, चौटाला जी हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, मैं भी हूँ। वहाँ पर पहली बार नीतीश कुमार एक भाजपा के मुकाबले मजबूत गठबंधन बनाने का आइडिया फ्लोट करते हैं और बहुत स्पष्ट कहते हैं कि मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई मजबूत विकल्प नहीं बन सकता है। तीसरे मोर्चे को बंद करो, पहला मोर्चा बनाओ। और वो बादल साहब को, चौटाला साहब को क्लियरली कहते हैं कि आप लोग अपना गैर कांग्रेसवाद, नॉन कांग्रेसिज्म जो है ख़त्म कीजिए। फिर दिल्ली आते हैं, लालू जी के साथ वो जाकर के सोनिया जी से मिलते हैं और राहुल गांधी जी से मिलते हैं कि आपकी पार्टी बड़ी पार्टी, आप लीड लीजिए। 3 महीने तक ना कोई टेलीफोन है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई बयान है, ना कोई इंसेंटिव है, ना कोई इनिशिएटिव है। नीतीश कुमार फिर 3 महीने बाद फिर संग इन लोगों से करते हैं कि हम पटना में मीटिंग बुलाते हैं, आप उसमें आइए। तो उसमें ये कांग्रेस के नेता, हमारे मित्र लोग जो थे, ये आते हैं और एक बहुत सक्सेसफुल मीटिंग पटना में होती है और 400 प्लस सीटें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जहां बीजेपी के एक के मुकाबले में एक उम्मीदवार संभव है। उसके बाद 3 महीने तक कोई गतिविधि नहीं होती है। फिर कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद वो बंगलुरु में मीटिंग करते हैं इसी तरह की, और फिर इसी तरह की फिर 3 महीने बाद मुंबई में मीटिंग होती है जहाँ पर इंडिया गठबंधन नाम दिया जाता है और साथ मिलकर के काम करेंगे, ये संकल्प दोहराया जाता है। 3 या 4 कमेटी बनती हैं, एक कमेटी का मेंबर मैं भी हूँ और आज तक उस कमेटी की कभी मीटिंग नहीं हुई है, ये भी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। ये सब चलता रहता है बहुत धीमी धीमी गति से। अब उसके बाद इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक पिछले महीने होती है दिल्ली शहर में अशोका होटल में। मुंबई में तय हो जाता है और कोई संयोजक नहीं है इसका। नीतीश कुमार जी इसके संयोजक इस मामले में हैं क्योंकि वो कन्वीन कर रहे हैं मीटिंग है, बाकी कोई ना इसका अध्यक्ष है ना कोई संयोजक है। ये सब राम भरोसे, वैसे भी आजकल राम के भरोसे सारा देश भी है, तो हमारे गठबंधन भी राम के भरोसे ही है। आप भी चले गए जी, आप भी हैं तो। मी टू, हाँ जी मैं भी हूँ। खैर, तो ये तय हुआ है मुंबई में कि इस गठबंधन का कोई चेहरा नहीं होगा। हम जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वगैरह वगैरह जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, ये विराम लग जाता है। अब ममता दीदी आती हैं अशोका होटल की बैठक से एक दिन पहले, केजरीवाल जी के साथ चाय पानी पीने के बाद पूरी दिल्ली के मीडिया को एड्रेस करते हैं कि दैट वी हैव डिसाइडेड देयर विल बी नो फेस ऑफ दिस गठबंधन, हम कलेक्टिवली चुनाव लड़ेंगे। अशोका होटल में अगले दिन मीटिंग आहूत है, मीटिंग चली रही है कि उसके बीच में से अचानक ममता जी खड़ी हो जाती हैं कि मैं चाहती हूं कि जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, खड़गे जी अच्छे भले आदमी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी हम नहीं करते,
उनका नाम लेती हैं कि अगर इनको चेहरा बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। केजरीवाल जी खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये ठीक रहेगा। और राहुल गांधी जी इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि नीतीश कुमार जी के संयोजक बनने के नाम पे ममता दीदी को ऐतराज़ है। फिर एक और अनप्लीजेंट हैपनिंग होती है। भाई हम लोग जो हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हम तो मैं भी, नीतीश कुमार भी, काफ़ी ऐसे लोग हैं, बीजेपी के भी ऐसे बहुत लोग हैं। हम लोगों ने 1967 में, बिफोर योर बर्थ, एक आंदोलन चला था, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। हालांकि आज वो फिनोमिना बंद है, लेकिन हम लोगों ने शाम पर हटाए थे अंग्रेजी के, कस्बों में लगे हुए थे। तो उस मूवमेंट से हम निकल करके आए थे। तो नीतीश कुमार अगर हिंदी में बोल रहे थे, इट वाज नो सिन, नो क्राइम। उसी बीच में खड़े होकर के बालू साहब कहते हैं कि भाई एक ट्रांसलेटर लगाओ, ये करो वो करो। इतना ह्यूमिलेटिंग एटमॉस्फेयर वहाँ पे मीटिंग में था कि किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए काम करना मुश्किल था। एक पृष्ठभूमि मैं ये बताना चाहता हूँ, चूँकि नीतीश जी पे बड़े प्रहार हैं और आप में से भी एक दो साथी उनकी पलटी लगाने को लेकर के करेंगे ज़रूर सवाल। नीतीश कुमार जी ने जिस दिन एनडीए से बाहर आए हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, कंफर्टेबल, बीजेपी प्लस हम। एक गठबंधन का जो सबसे बड़ा नेता था नरेंद्र मोदी, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द कंट्री। 303 एमपी उनके थे प्लस 16 हमारे थे। वी वर वेरी कंफर्टेबल, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी। ऐसा कौन सा लालच था या कौन सा प्रोत्साहन था या कौन सा पद था जिसको प्राप्त करने के लिए हम विरोध में आए थे। आज प्रचार होता है कि मुख्यमंत्री बनने के, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी थे ऑलरेडी, एंड ही वॉज ए मोर कंफर्टेबल चीफ मिनिस्टर इन एनडीए देन विद आवर फ्रेंड्स ऑफ यूपीए प्लस। तो एक ये मलायन करने के लिए प्रचार किया जाता है, तो मैं उसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। हम वी वर वेरी कंफर्टेबल एनडीए। अच्छा, दूसरा ये मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, बीजेपी के साथ हमारा कई मामलों पर वैचारिक मतभेद था और आज भी है। आर्टिकल 370 पर हमारे नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो शेख अब्दुल्ला के साथ खड़े थे। वो लंबी कहानी हो जाएगी, मैं आपको वहाँ नहीं ले जाना चाहता। ही वॉज फॉर आर्टिकल 370। जब पार्लियामेंट में आया, हम एनडीए में थे, हमने वॉकआउट करके अपना प्रोटेस्ट किया। दूसरा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला था। हमारी नहीं, बहुत सारी पार्टियों की राय थी, अदालत का जो फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। और जब ये फैसला आया तो हाथ जोड़ करके हमने कहा कि प्रभु राम का मंदिर बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है किसी भी भारतीय के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो गर्व का और गौरव का कार्यकाल है। और मैं बहुत घमंड के साथ कहना चाहता हूँ, आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या का स्थान वेटिकन सिटी और मक्का मस्जिद जैसा हो गया है, एज ए प्राउड इंडियन। तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये ऐसा मसला है, इस पे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबको एंगेज करके तब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ये हमारे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन काम करने की इतनी आज़ादी थी कि 2014 में हमारे 2 एमपी थे। हम जब गठबंधन में आए एनडीए में, तो उन्होंने 17 सीटें हमारे लिए कंसीड की, हमारे 16 एमपी आए और 5 सीटें एमपीज़ के उन्होंने टिकट बांटे। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा 10 की 10 सीटें बीजेपी को दे दी, लेकिन 1 सीटें आम आदमी पार्टी को या इनोले को देने के तैयार नहीं। राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी को दे दी उन्होंने। 1 सीट चौधरी चरण सिंह के ग्रांडसन को देने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश सारी की सारी सीट एक छिंदवाड़ा छोड़ करके बीजेपी को दे दी, लेकिन मुलायम सिंह यादव को 1 सीट देने के लिए तैयार नहीं। सिमिलर इज द केस इन हिमाचल प्रदेश, इन उत्तराखंड, इन तेलंगाना, इन कर्नाटका और इन और भी 1-2 स्टेट ऐसी जहाँ कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, 1 सीट भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। और यूपी में उनका 1 एमपी है, यहाँ कम से कम 20 चाहिए। बिहार में उनका 1 एमपी है, कम से कम 10 चाहिए। महाराष्ट्र में उनका 1 एमपी है, कम से कम 22 चाहिए। ममता बनर्जी के यहाँ उनके 2 एमपी है, कम से कम 8 चाहिए। तमिलनाडु में शायद सेटलमेंट हो जाए, वहाँ 9 सीटें मिले, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 20 सीटें।
तो जो डिस्प्रपोर्शनेट जैसे उनकी पार्टी के नेताओं के एसेट्स हैं, ऐसे डिस्प्रपोर्शनेटली वो सीटें भी मांग रहे हैं और उनके साथ काम करना बिल्कुल असंभव हो गया। तब तंग दुखी होकर के, परेशान होकर के हम लोगों ने इससे बाहर आने का फैसला किया। लेकिन आपने कहा कि ऐसा कौन सा मलाल था कि हम जो है एनडीए से हटकर जो है आरजेडी के साथ जाते। मैं बताता हूँ मलाल क्या था। जिस दिन शपथ ली एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ जाकर, नीतीश कुमार का पहला बयान आता है कि जो 2014 में आए थे वो 24 में नहीं आएंगे। ये है मलाल। दरअसल कोई संयोजक का पद नहीं, नीतीश कुमार सोच रहे थे कि वैकेंसी बन जाएगी और वो थी प्रधानमंत्री पद की। यही है मलाल। मैं आपसे भी या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से भी लंबी डिबेट के लिए तैयार हूं। मोदी जी के बाद अगर सबसे अच्छा चेहरा देश में पिछले 20-25 सालों से है, जिस पे भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं, जिसके यहाँ ईडी की रेड नहीं, इनकम टैक्स की नहीं, पीएमएलए की नहीं और सीबीआई नहीं, आईबी नहीं, एक जिस पे जातिवाद का कोई आरोप नहीं, जिसके परिवार का 20-20 मील तक कोई भी आदमी राजनीति में नहीं और 3-3, 4-4 बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर के अवार्ड जिसको मिले हों, जिसने नई राजनीतिक संस्कृति बिहार में पैदा की हो। अगर उस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता बड़े पद पे जाए, मैंने तो वो दौर भी देखा अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में। एक एमपी है, नारे लग रहे हैं देश का नेता कैसा हो, फला फला जैसा हो। तो अगर नीतीश कुमार इस तरह की परंपरा से निकल कर के आए हैं, वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 19 महीने जेल में रहे हैं और एक ऐसा चेहरा है जिसको आगे रख सकते हैं, तो कार्यकर्ता अगर इच्छा रखते हैं उसके लिए तो क्या बुरी बात है। नहीं, उन्होंने ही कहा था, कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा। हम भी कह रहे हैं। हाँ। मैं भी कार्यकर्ता हूं, मैं भी कह रहा हूँ। तो क्या अभी कोई वैकेंसी है कि नहीं, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, अभी नहीं है और आगे भी नहीं है फिलहाल। इंडिया अलायंस में मिली नहीं? इंडिया अलायंस में हुआ नहीं इस तरीके का कि पहले संयोजक बना दे? इसमें नीतीश कुमार जी के 1 दर्जन बयान हैं और कहिए तो मैं आपको वो सुनवा भी देता हूं कि मैं ना प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, ना मैं संयोजक पद का दावेदार हूं। और वाई टू ब्लेम नीतीश जी अलोन। ममता जी के लोग कह रहे हैं कि वो बननी चाहिए, खड़गे जी के लोग कह रहे हैं जिनके पास एक लोकसभा सीट भी नहीं है कि ये बनने चाहिए, शरद पवार जी के लोग ये कह रहे हैं कि वो बनने चाहिए, अखिलेश यादव जी के लोग कह रहे हैं कि वो बनने चाहिए। अगर नीतीश कुमार जी के लोग कह रहे हैं तो क्या बुरी बात है। अच्छा, इंडिया नाम को लेकर भी अड़चन थी। ये बताया गया कि इंडिया नाम से कन्विंस नहीं थे। नहीं, अड़चन नहीं थी। एक अच्छा नाम भारत भी है, तो राय तो रख सकते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि बजाय इंडिया के जो हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स थे उनका ज़्यादा इंसिस्टेंस था कि इंडिया होना चाहिए। मैं कोई इसमें कोई सोवनिस्ट नहीं हूँ भारत के या हिंदी वाले मामले में। इंडिया नाम भी बुरा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भारत नाम रखा जाना चाहिए गठबंधन का, ये जरूर सजेस्ट किया था। उस समय तो जो पॉलिटिक्स चल रही थी वो भारत के वर्सेस ही आ गई थी ना, क्योंकि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने नाम रखना शुरू किया, जहाँ पर जाते थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत रखना शुरू किया, तमाम जगह पर भारत का जिक्र होने लगा। तो वो बात तो नहीं, मैं इंडिया दैट इज़ भारत, यस, उसका समर्थक हूँ, जो संविधान में भी दर्ज है और हमारी जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेशन है उसका भी प्रतीक है। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा केसी ताई, आप तो बड़े वरिष्ठ राजनेता, हम लोग तो बचपन से आपको देख रहे हैं और लगातार आप अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। हालांकि आपने कोशिश बड़ी अच्छी की ये बताने की कि जो नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि पलटू राम राजद उनको कह रहा है या विपक्ष के नेता कह रहे हैं, इसको आपने बताने की कोशिश की, लेकिन अभी हम लोग समझ नहीं पाए इस बात को। ये वो इसलिए क्योंकि जैसे ये हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा दर्शक भी नहीं समझ पाता है कि कल शाम तक आप जिस पार्टी को हरा रहे होते हैं, आप जिस सरकार को कह रहे होते हैं कि ऑल इज़ वेल, वो अगली सुबह तक कैसे गिर जाती है, कैसे बदल जाती है। और चूंकि आपने ये कसम खाई कि भाजपा को 24 में नहीं आने देंगे, तो ठीक है कि राजद से आपका रिश्ता टूट गया, कांग्रेस से आपका रिश्ता टूट गया, फिर आप अगले दिन भाजपा में कैसे चले जाते हैं, ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। मतलब ये कैसे होता है? एनडीए में, वही एनडीए में उसका मेजर हिस्सा तो भाजपा है ना। देखिए ऐसा है कि जो हम सोशलिस्ट हैं, वी द सोशलिस्ट, गैर कांग्रेसी मूवमेंट की प्रोडक्ट हैं। हमारे पुरखे थे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर रामानंद लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, और उनका गांधी की कांग्रेस से, नॉट ऑफ जवाहरलाल, 2 साल के बाद ही मोहभंग हो गया था। अंग्रेज के राज में, जवाहरलाल नेहरू के राज में रत्ती भर फर्क नहीं था 2 साल तक। जू का तू सिस्टम कैरी किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो हमारे नेता चुप थे, दे केम आउट ऑफ कांग्रेस पार्टी। और गांधी
पटेल और नेहरू के बाद ये कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, आइडियोलॉग भी थे। इसमें अशोक मेहता भी थे, इसमें सुचिता कृपलानी भी थी, डॉक्टर संपूर्णानंद भी थे, अरुणा आसफ अली थी, यूसुफ मेहर, बहुत बड़े बड़े नेता थे। ये कांग्रेस पार्टी से बाहर आए और कांग्रेस पार्टी से लड़ करके इंडियन पॉलिटिक्स में हमने एक अपना स्थान बनाया। जो आपका मूल सवाल है, हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं सभी पलटू राम हैं। बीजेपी वाले भी पलटू राम हैं। कभी वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से करते हैं, 2 घंटे बाद वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी से करते हैं। जनता भी पलटू राम है, कभी कांग्रेस को वोट देती है, कभी बीजेपी को देती है, कभी लोकदल को देती है और कभी आरजेडी को देती है, कभी जनता दल को देती है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये अलट पलट का ही है। और यूं भी चपाती को उल्टो पलटोगे नहीं तो खराब हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन जनता तो कोई वैचारिकी के हिसाब से नहीं ना सामने है। आपकी एक वैचारिकी है, आप सोशलिस्ट हैं, जैसा आपने कहा। एनडीए की एक वैचारिकी है, भाजपा की एक वैचारिकी है। भाजपा हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करती है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी आपने कैमरे पर कहा। तो आप जब पलटते हैं और जनता जब वोट में पलटती है तो दोनों में फर्क है ना सर। आप तो वैचारिकी के हिसाब से पलट देखिए, वैचारिकी के हिसाब से हम कोई राजनीति में कोई संन्यास लेने के लिए तो नहीं आए हैं। हमें अपनी एग्जिस्टेंस भी चाहिए। अगर हमें अपनी फिलॉसफी को, अपनी व्यूज़ को प्रोपेगेट करना है, कंसोलिडेट करना है, तो हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम में भी स्टेबल भी रहना है। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर आज हम इंडिया गठबंधन से बाहर आ रहे हैं तो हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। एक दूसरा, जो एनडीए है जिससे हमारी पॉलिटिकल विचारधारा नहीं मिलती है, कम्युनिस्टों में और जनसंघ में क्या कितनी दूरी है। लेकिन 67 में दोनों एक मंत्रिमंडल में थे। उत्तर प्रदेश में, आई थिंक यू आर फ्रॉम बिहार, महामाया बाबू की सरकार थी, उसमें कम्युनिस्ट भी मिनिस्टर थे और जनसंघी भी थे। उत्तर प्रदेश में कोई उत्तर प्रदेश के साथी होंगे, चरण से हूं, हालांकि मैं बिहार को बड़ा अपना फेवरेट स्टेट मानता हूं। चरण सिंह जी सरकार में कम्युनिस्ट भी थे, जनसंघी भी थे। और ये जो वैचार, इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो जैसे दुनिया भर में कम्युनिस्ट कमज़ोर पड़ गए हैं, ऐसी पड़ जाएंगे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ती है। और जिन्होंने नहीं रखी वो इतिहास के गर्त में चले गए, अच्छे वैचारिक परंपरा के लोग होते हुए भी। इसलिए हमें ये सब जो आप कह रहे हैं पलट राम वाला, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का हिस्सा, और सभी करते हैं, एक पार्टी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, मैं उस समय था उसमें सरकार में, जब जैन कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें हल्का सा हिंट था कि राजीव गांधी जी की हत्या में जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट शामिल हैं उनके कनेक्शंस लिट्टे से भी हैं एज वेल एज डीएमके से भी हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि 24 घंटे में या तो इनको हटाओ वरना हम सरकार बर्खास्त कर रहे हैं। थैंक्स टू लेट गुजराल, उसने कहा नहीं, मैं नहीं हटाता। वो आज डीएमके, वही जो राहुल गांधी के एसोसिएशन का पार्ट बताई गई थी, राजीव गांधी, आई एम सॉरी, वो आज नंबर 1 फ्रेंड है उसकी, कांग्रेस की। वो पलटू राम नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द कंपल्सन्स ऑफ पॉलिटिक्स है, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने जो गठबंधन पलटा है 2 या 3 बार, वो पद के लिए नहीं है। ये अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पद भी कोई लड्डू नहीं है कि कोई कहीं भी जाकर के दुकान से ले ले। इतना मैं जरूर बहुत नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के 2 नारे हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। एक तो भाइयों बहनों परिवारवाद, कल भी जिक्र किया उन्होंने 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में, और दूसरा भ्रष्टाचार। माफ़ करना भाई, नीतीश कुमार इन दोनों से बचे हुए। नहीं, एक तीसरा जिक्र भी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी नेता हूं। तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। तो वो उनको कहने का हक है। हम भी कह रहे हैं नीतीश कुमार सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं, जिन्होंने देश में 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद में कोई जनगणना नहीं हुई। आज़ादी का अमृत काल है। हिंदुस्तान के गरीब जाति को भी और गरीब वर्ग को भी ये जानने का अधिकार है कि 75 सालों में उनका सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कितना हुआ है। इस आज़ादी की लड़ाई में उनके एम्पावरमेंट में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो गांधी जी भी कहते थे कि कभी आज़ादी को मापना हो तो देखना कि जो आखिरी छोर पे आदमी है उसका कितना सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ है। आई एम सॉरी टू से, आरएसएस के नेता भी कहते हैं
हसबोले साहब का बयान है कि 1/4 आबादी गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रह रही है। जिन 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो, हुआर दे 2 जून की रोटी अगर नहीं खा सकते तो दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उन जातीय समूहों को, उन वर्गों को, और बिहार की सरकार के बारे में गलत इल्जाम है। हम लोगों ने जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनकी भी संख्या गिनी है, उनको भी 2-2 लाख रुपए बिहार की सरकार उनके ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट के और जो आर्टिजन ट्रेड में लगे हुए हैं उनके लिए भी दे रही है। तो नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने ये गणना कराई। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि रिजर्वेशन की सीमा 50 से ऊपर नहीं जाएगी। एनडीए सरकार ने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन करके वो खुद सीमा खत्म कर दी। बिहार में हमने 75% कर दिया। सर लेकिन तेजस्वी तो कहते हैं कि जब आप भाजपा के साथ थे तो ये सब काम नहीं कर पाते थे, वो आए आपके साथ तो उन्होंने आपसे ये काम करवा लिया, तो क्रेडिट तेजस्वी यादव का है। चाहे वो सरकारी शिक्षक नियुक्ति हो, चाहे वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का हो, चाहे जातिगत सर्वे करा के जातियों की संख्या बताने का हो, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये तीनों क्रेडिट उनका है, क्योंकि नीतीश कुमार तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं करवा लिए थे? जब हम आए तो उन्होंने करवाया। जब हम एनडीए में थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे और सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बिहार की सरकार ने 2-2 बार यूनानिमस रेजोल्यूशन किया है और कैबिनेट में किया है। लोकल बीजेपी यूनिट ऑफ बीजेपी इन बिहार, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। और अगर आपको ध्यान हो, हमारे जब एनडीए से बाहर आए तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी की सारी लीडरशिप प्रधानमंत्री से मिलती है और कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कराइए। प्रधानमंत्री कहते हैं आप अपने बिहार में करिए, हम यहाँ के बारे में सोचेंगे। तो हमें बीजेपी ने उस तरह से मना नहीं किया। अच्छा, एक अंतिम सवाल लूँगा, 1-2 सवाल जोड़ देता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार इधर रहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, तब कहा जब आप लोग अभी छोड़कर गए नहीं थे, एनडीए के साथ तभी नहीं गए थे। तो ये क्या, ये ऑफर में आपको लगा इसमें दम नहीं है, ये ऐसा 2024 में ऐसा होने नहीं जा रहा है? और दूसरा, अभी आपने एक इंडिया अलायंस के बैठक में जिक्र किया कि नीतीश कुमार के हिंदी बोलने पर जब आपत्ति आई तो नीतीश कुमार भड़क गए। तो बाद में ये भी खबर है कि नीतीश कुमार ने फिर डीएमके के साथियों को फ़ोन करके कहा कि उनका भड़कना जायज़ नहीं था, माफ़ी मांगी। नहीं, माफ़ी नहीं, उसको क्लैरिफिकेशन कह सकते हैं। माफ़ी बहुत हार्ड वर्ड है। माफ़ी कोई हिस्टोरिकल मिस्टेक हो तो उसमें होती है, और क्लैरिफिकेशन डे टू डे की फंक्शनिंग में होता है। दूसरा, अखिलेश जी हमारे सीनियर लीडर हैं, मुलायम सिंह जी उनके सुपुत्र हैं, उनकी किसी टिप्पणी को हम नकारात्मक नहीं लेते। लेकिन अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी से सीटों की तालमेल की चर्चा हो रही है। ये अखिलेश यादव कहते थे सीटों की तालमेल करो, ममता दीदी कहती थी, और कॉन्ट्राडिक्शंस कितने हैं उसमें हम भी थे। लेकिन हम आगे बाहर ना, तो भी हम आपको बता दें, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार बर्खास्त करो, आर्टिकल 356 का मिसयूज करो, और फिर उन्हीं से समझौता कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ बातचीत कर रहे हैं, सीटों की तालमेल की बातचीत दूसरे लोग लगे हुए हैं मायावती जी के साथ, जिनका भरोसा नहीं है कल को बीजेपी के साथ रहेंगे या इसमें रहेंगे। तो इतने कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ था, एक एक दिन भी काम करना मुश्किल था। फिर भी 2 साल चला लिए, काफ़ी चला लिया एक दिन के बाद भी। हाँ सही, यू आर करेक्ट। चूँकि हम जब आए थे बाहर तो हम ये सोच के आए थे कि हम, उस समय तो कुछ भी नहीं था, इतना डिमोलाइज था पोजीशन कि 303 के बाद दूर दूर तक भी कोई रास्ता नहीं दिखता था। ईमानदारी से हम आए थे, और उस समय को प्रधानमंत्री का पद हमने नहीं कहा। और दूसरा, मैं आपकी जानकारी में ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, लालू प्रसाद जी, अखिलेश यादव जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग दैट ही विल बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। और इसमें हमको शर्माते नहीं है कहने में। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मटेरियल थे और हैं, लेकिन देयर इज नो वैकेंसी एज ऑन टुडे। जब नीतीश कुमार के इंडिया से बाहर निकलने की बात हुई तो बीजेपी से कैसे बातचीत हुई? क्या नीतीश कुमार ने संपर्क किया या बीजेपी ने नीतीश कुमार से कहा कि आप आ जाइए एनडीए में? ये अंदर की बात है। यही तो जानना है। ये अंदर की बात है। दोनों ही तरफ ये महसूस किया जा रहा था कि जो पुराना गठबंधन है वो रिवाइव होना चाहिए, और ये आज का नहीं है। मैं बता दूं आपसे, 67 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के नेता थे, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की नींव डाली थी।
मैं भी ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल कांग्रेस की जेलों में रहा हूँ, जिसमें आपातकाल के 19 महीने भी शामिल हैं। जनता पार्टी में हम लोगों ने साथ काम किया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी ने 1982 में एनडीए बनाया, उसमें हमने काम किया। फिर मैं लोकसभा का भी एमपी रहा हूँ वीपी सिंह जी के साथ, तो उसको वामपंथियों का भी और बीजेपी का भी समर्थन प्राप्त था। तो हमारा असहमति के मुद्दे सामने रखते हुए भी लंबा काम करने का अनुभव है। आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई है, नीतीश कुमार के बाद अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, ये सारे लोग जो जिनका सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ बन नहीं पा रहा है। तो मेरा सवाल है, क्या बीजेपी इंडिया अलायंस की पार्टियों से कह रही है कि आप कांग्रेस से गठबंधन मत कीजिए, चाहे जो करना है आप कर लीजिए? नहीं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए, मैं 6 महीने पहले केजरीवाल जी से मेरा अच्छा रिश्ता नाता रहा है, मैं उनसे मिला। उन्होंने ही मुझको बताया, मुझे मेरी जानकारी में नहीं था, कि चंडीगढ़ में उनके नंबर ऑफ कॉरपोरेटर ज़्यादा हैं देन बीजेपी। लेकिन जब मेयर का चुनाव आया तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई और बीजेपी का बनने दिया। आज जो झगड़ा चल रहा है ना, उसके संदर्भ में बता रहा हूँ। क्या नीतीश कुमार इंडिया में रहते अगर कांग्रेस कमज़ोर पड़ती नहीं दिखती? क्योंकि जब इंडिया गठबंधन मजबूत और एक आकार लेना शुरू हुआ था, उसके बाद वो हिमाचल और कर्नाटक का चुनाव जीते, और जब बिखराव शुरू हुआ वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हार गए। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के कमज़ोर दिखने की वजह से नीतीश कुमार और बाकी एलाइज जो हैं इंडिया के, वो अब कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि बीजेपी से मुकाबला नहीं कर मैं नहीं पाएगी मानता। मैं कांग्रेस? आपकी जानकारी में एक और चीज़ लाना चाहता हूँ। वो उत्तर भारत की पार्टी नहीं बची है। हरियाणा में मुख्यमंत्री थे उनके हुड्डा जी, एक भी सीट नहीं। मध्य प्रदेश में गहलोत साहब थे चीफ मिनिस्टर, एक भी सीट नहीं। सीटें हैं कहाँ की है? 9 तमिलनाडु की हैं, कर्नाटका की है और केरला की है। उत्तर प्रदेश में 1 सीट है। अच्छा, मध्य प्रदेश में 1 सीट है कांग्रेस पार्टी की। गुजरात में 1 भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1 सीट है। ऑल इंडिया लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वोट लोकसभा के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती है, क्षेत्रीय पार्टी करती हैं। चाहे अखिलेश की पार्टी हो, मायावती हो, लेफ्ट हो, डीएमके हो, एनसीपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो। लेकिन ये सारे नंबर्स जो हैं पिछले 1 साल में तो बदले नहीं। 2019 में ये तय हो गया था कि गहलोत साहब की स्टेट में कोई सीट नहीं आई, हुड्डा साहब की स्टेट में कोई सीट नहीं आई, उत्तर भारत में कांग्रेस नहीं बची। फिर भी नीतीश कुमार ने पहल की, राहुल गांधी से मिलने गए और उनकी कोशिशों से ही 28 पार्टियों का गठबंधन बना। तो ये सवाल उठ रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में क्या हुआ कि चीज़ें और राजनीति बिल्कुल बदलती दिख रही है? भाई, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा काम करने का कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन ये हंसी की बात भी है और ये सच भी है। कांग्रेस पार्टी के साथ आप भोजन भी इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हमारी चपाती ज़्यादा मजबूत है, हमारी दाल में ज़्यादा घी पड़ा हुआ है, उनको जो मिला वो कम मिला है। और ये पॉलिटिकल असेसमेंट होते हैं, ये गलतियां नहीं होती हैं। हम राजनीति में कई तरह के प्रयोग करते हैं, आज ये करते हैं, कल ये करते हैं, परसों ये करते हैं। लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहते हैं, कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमने नहीं किया। नीतीश कुमार जो एनडीए में आए हैं, वो जांच से डर के नहीं आए। अब तो कोई ये भी कह सकता कि जांच से कौन सी जांच है? हमारे तो एसेट्स ही नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट तो तब होंगे। हमारे एसेट ही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न मिला है, मैं उनके गांव से आ रहा हूं। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, वो 1 बार 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और 1 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। 3,500 रुपये निकले उनकी जेब से। हम उस परंपरा के हैं। हमें डर नहीं है। हमें बीजेपी से भी डर नहीं था जब हम खिलाफ थे। जब नीतीश कुमार गठबंधन बना रहे थे तो मोदी जी का विकल्प बना रहे थे, वो सुशील मोदी का नहीं, नरेंद्र मोदी जी का। तब भी नहीं डर रहे थे हम। लेकिन उन्होंने कोई विकल्प चेहरे के तौर पर नहीं दिया ना। जब खड़गे जी का नाम आया तो नीतीश कुमार साइलेंट हो गए। जब नीतीश कुमार के अपने उम्मीदवारी की बात आई तब उन्होंने ऐसा कोई दावा पेश नहीं किया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पेश करना चाहती थी, उसका भी समर्थन नहीं किया। तो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ना, कोई सोल्यूशन तो नहीं दिया ना, और फाइनली निकल गए। सोल्यूशन तो सबको मिल के देना था। मुंबई में दे दिया था कि कोई चेहरा नहीं होगा।
फिर चेहरा क्यों ममता बनर्जी ने अशोका होटल की मीटिंग में पेश कर दिया। आप तो उसका विरोध किया था नीतीश कुमार ने? नहीं, विरोध नहीं किया, उन्होंने खुद ही जेंटलमैन ने कह दिया कि नहीं ये तय हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी को क्या जरूरत थी, केजरीवाल को क्या जरूरत थी ये इंट्रिंग, थर्ड रेट की इंट्रिंग और मैनिपुलेशन करने की? आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन से, कोई जरूरत नहीं। एक और सवाल, बिहार में आजकल ना एक मांग उठ रही है नई सरकार बनने के बाद दलित सीएम की, जीतन राम मांझी के लिए। देखिए, जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनमें चेतना आई है, अद्भुत चेतना आई है। इसका क्रेडिट डॉक्टर अंबेडकर को, कर्पूरी ठाकुर जैसे मसीहाओं को जाता है कि जो हाशिए पे गए हुए लोग थे, जो कर्पूरी की भाषा में तनहीन थे, मनहीन थे, धनहीन थे, उन वर्गों में भी चेतना आई है कि उनका भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए। मैं ऐसी किसी मांग का बुरा नहीं मानता। कोई एब्सोल्यूट कारण नीतीश कुमार नहीं गिना पाए जब राजभवन से उनकी गाड़ी बाहर निकल कर आ रही थी और पत्रकारों ने सवाल पूछा गठबंधन तोड़ने के लिए, नीतीश कुमार ने कोई एब्सोल्यूट कारण सही से नहीं बताया कि साथ में काम करने नहीं दिया जाता था। ये तो पहले भी कह चुके थे वो। मुझे प्रसन्नता है कि मीडिया के कुछ मित्र आजकल लालू प्रसाद जी के शासनकाल की भी तारीफ करते हैं और उनके साथ हमारा गठबंधन बना रहना चाहिए था, इसको भी अच्छा मानते हैं। ये अच्छा सिम्टम है पत्रकारों के बीच का, वरना तो पत्रकार मित्र हमसे रोज कहते थे। तारीफ तो नीतीश कुमार भी करते थे सर लालू प्रसाद की। हाँ, नहीं, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप मीडिया के मित्र दिन में 10 आर्टिकल लिखते थे और 10-12 बार दिन में इस पर चलाते थे टेलीविज़न पर कि कैसे आप लालू जी के साथ काम कर रहे हैं। वो तो जंगल राज था, जब हम अलग हुए तो तर्क दूसरे होने लगे। नहीं तो सवालों से सामना तो करना पड़ेगा सर। नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि दिल्ली वालों पर कब्जा हो गया है, तो क्या वो कब्जा खत्म हो गया? अब आ गए हैं आप इधर, दिल्ली वालों पर कोई कब्जा तो नहीं? गठबंधन से हम क्यों अलग हुए, हाउ वी वर अनकम्फर्टेबल, इस पर मैं विस्तार से आपके सामने रख चुका हूँ अपनी राय, और मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर हमें पॉलिटिकली सर्वाइव करना है, दोनों में से एक गठबंधन में रहना, और ये पॉलिटिकल यूटिलिटी नीतीश कुमार की भी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको ही एड्रेस कर रहा हूँ, बीजेपी जब हमसे अलग होकर चुनाव लड़ती है तो 45 पे आती है, याद है 2015 का, और आरजेडी जब हमसे अलग होकर चुनाव लड़ती है तो पार्लियामेंट में 0 पे आती है। तो ये पॉलिटिकल यूटिलिटी नीतीश कुमार की है, उसका इस्तेमाल बीजेपी के लिए भी होता है, आरजेडी के लिए भी होता है। इसमें क्या बुरी बात है? कोई नीतीश कुमार ही यूज़ करते हैं, और नीतीश कुमार इज नॉट बीइंग यूज्ड बाय बीजेपी एंड आरजेडी साइमल्टेनियसली। लेकिन सर एक सवाल का और जवाब मैं चाहूँगा, और बिहार की जनता भी इस सवाल का जवाब टटोल रही है लंबे समय से, कि नीतीश कुमार जब वहाँ पर साथ थे, आरजेडी के साथ थे, इस पर लगातार तेजस्वी यादव भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत ही सहनशीलता के साथ उन्होंने पूछा भी, कहा भी कि आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। सरकार में कोई तो मजबूरी थी, जो गिना देते आप तो सर बेहतर होता, समझ लेती बिहार की जनता की। बिहार में, और एक इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, नीतीश कुमार जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मतलब अब हमें बिहार में ही काम करना है। तो क्या नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा पर एक पूर्ण विराम भी लग गया वहाँ पर? भाई, 2 राय हैं इसमें। एक राय गैर कांग्रेसी जो पॉलिटिक्स है उसकी है, एक राय गैर बीजेपी पॉलिटिक्स है उसकी है। बहुत सारे लोगों को वो भी अच्छा लगा था जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर आए और जब उन्होंने एक विकल्प बनाने का प्रयास किया। पिछले 1 हफ्ते में पॉलिटिक्स कितनी चेंज होगी व्हेन ही केम आउट ऑफ यूपीए प्लस अलायंस, कि कल मोदी जी भी कह रहे हैं अब 400 पार हो जाएंगे एनडीए जो है। इस पे भी मनोज झा ने सवाल उठाया कि पहले कैसे कह सकते 400 पार हो जाएंगे? नहीं, मनोज झा जी जो हैं वो कोई बीजेपी के नेता नहीं हैं, वो उसी पार्टी के नेता हैं जो आरजेडी है, और उनको वो सवाल अच्छे तरीके से उठाते हैं, ये अच्छी बात है। और पहले हर पार्टी प्रेडिक्ट करती है अपने अपने बारे में। आज हम आपसे कह के जा रहे हैं 40 की 40 सीटें बिहार की एनडीए के कोटे में जाएंगी। आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? अब तक तो 17 सीटों की बात कर रहे थे। हाँ। सर जेडीयू में इधर आने के बाद आपने सीटों पे बात करना अब छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, कल उनकी प्रधानमंत्री से। सर आप कह रहे थे ना, इससे पहले जब इंडिया अलायंस में थे तो लगातार जेडीयू की तरफ से ये बात रोज कही जाती थी, हर नेता हर मंत्री कहते थे कि 16+1 हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन जब से आप एनडीए अलायंस में आए हैं, इस बात की मांग बिल्कुल ठप पड़ गई है, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हम बिहार की जो 17 सीटें हैं जो हमें अलॉट हुई थी बीजेपी के द्वारा,
बीजेपी ने तो अभी हमसे कहा नहीं है कि आप कम कर दीजिए, तो मैं अपने आप कम क्यों करूं? तो मतलब 17 सीटों पर अभी मैंने ये बीजेपी ने नहीं कहा है कि कम पे लड़ो, तो मैं आपके कहने से क्यों स्वीकार करूं कि हम कम पे लड़ेंगे? पिछले दिनों एक और घटना हुई, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ऐसा क्या हुआ था कि ललन सिंह ने वो पद छोड़ा? काफ़ी दिल्ली में गहमा गहमी थी उस मीटिंग के दौरान। आपने खुद कहें तो उस मीटिंग की पूरी कार्यवाही संभाल रखी थी, प्रेस को ब्रीफ भी कर रहे थे। उस दौरान कई सारी बातें निकली थी, लेकिन कुछ अंदर की बात तो बताइए कि ऐसा क्या हुआ? सिर्फ ये नहीं हो सकता कि चुनाव लड़ने को लेकर ललन सिंह छोड़ रहे थे। क्या उसी वक्त ये सुगबुगाहट थी? क्योंकि अंदर से ये खबर निकल कर आई थी उस मीटिंग में। हालांकि आप जब प्रेस से बात कर रहे थे आपने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं हुई। ललन सिंह ने क्या उस भाषण के दौरान ये कहा था कि कुछ भी करिएगा बीजेपी के साथ मत जाइएगा? एक तो ये पार्टी के आंतरिक मामले होते हैं जिस पर पब्लिकली लिमिटेड तरीके से कहा जाता है, और ललन जी ने भी वहाँ 4-5 बार कहा, और अंदर की बात बता रहा हूँ, और नीतीश जी ने भी कहा कि इन्होंने हमसे 1 दर्जन बार कहा है कि हमारा इस्तीफा लीजिए, हम जाना चाहते हैं। आखिरी आदमी होंगे ललन सिंह जो नीतीश कुमार को बिट्रे करेंगे, जिस तरह की चर्चाएं अफवाहें मार्केट में हैं। वो मैं भी 48 साल से नीतीश कुमार के साथ हूँ, और वो भी 40-42 साल से नीतीश कुमार के साथ हैं। मैं एक दिन भी वैसे अलग नहीं हुआ हूँ नीतीश कुमार से। पार्टी में एक दौर ऐसा था कि वो हमसे पहले एनडीए में चले गए थे, वो 94 में चले गए थे। हम और शरद यादव और देवेगौड़ा जी थोड़ा बाद में आए थे, आपको याद होगा घटनाक्रम। खैर, ये चर्चाएं अफवाहें हैं, और इस तरह की हर पार्टी में अंदर खाने चलती रहती हैं। वो बहुत विश्वस्त साथी हैं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव में, अब उन पे कितने पद थे? पार्टी के अध्यक्ष थे, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता थे, एमपी थे, कमेटी के मेंबर थे, एक कमेटी के पार्लियामेंट के चेयरमैन थी। इतने मैं भी रहा हूँ चेयरमैन, एमपी और पदाधिकारी, इतने सारे काम नहीं कर सकता है। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, कई सारे विभाग हैं उनके पास, सबसे ज़्यादा विभाग है, और वो साथ में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो सीटों के बंटवारे में भी अब नीतीश कुमार ही बैठेंगे, तो पद तो उनके पास भी है। उन पे स्टाफ बहुत है। नहीं तो क्या ललन सिंह नीतीश कुमार जी की मदद करने के लिए इतने सारे सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आधा दर्जन उनके घर पे दफ्तर में हैं। उन दोनों की तुलना मत कीजिए। ललन सिंह के पास पूरी पार्टी थी, बल्कि वो ललन सिंह ने अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ा, बेगूसराय से भी चुनाव लड़े, जीते, फिर से मुंगेर से लड़ते। तो मतलब क्या उन्हें दिक्कत लग रही थी? अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि दोनों में मतभेद हैं, तो मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। चलिए, एक और सवाल अब उठने लगा है थोड़ा सा, कि नीतीश कुमार अब पेपर देख के पढ़ते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आप भी वहाँ मौजूद थे मंच पर। इससे जुड़ा एक और सवाल मैं पहले ले लेता हूँ कि सबका उन्होंने नाम लिया था उस दौरान, आपका भी नाम लिया था। उन्होंने खड़े होकर परिचय कराया कि देखिए ये उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे बिहार से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सबका नाम एक एक करके उन्होंने लिया, ललन सिंह का नाम भूल गए, जबकि मंच पर बैठे हुए थे वो। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई चूक उनके वक्तव्यों में, व्यवहार में और वार्ता में होती है, तो उसको आप बजाय उपहास के उसको सहानुभूति के तौर पे लीजिए। वो कोई उनके विरोधी हैं, मैं पहले ही आपसे मना कर चुका हूँ, और पिछले दिनों 1-2 मौक़ों पर स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ माइंड जो उनका हुआ है, तो उसको जो है एक संवेदना के रूप में आप स्वीकार कीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध भी है, और आपसे मेरी एडवाइस भी है। केसी त्यागी जी, इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी, उसमें जब जैसा आपने खुद बताया कि आप उस गठबंधन में बैठक में थे भी, और जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया, और बार बार नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि उन्हें पीएम पद की लालसा नहीं है, तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए सुझाया गया, वहीं नीतीश कुमार का कहना है कि उनको पीएम पद की लालसा नहीं है, तो ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाना पड़ा? और आपने भी कई बार ये कह चुका है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का एक ऐसा धड़ा था जो बार बार अपमान कर रहा था, तो वो उस धड़े में ऐसे कौन लोग थे, क्या आपत्ति थी? नीतीश कुमार को ऐसा क्या कुछ हो गया कि वो उनको बाहर निकल जाना पड़ा इंडिया गठबंधन से? देखिए, नीतीश कुमार जी ने, मैं पहले भी कहा था, शायद आप घटनाक्रम को ठीक से सुनिए, पढ़ नहीं पाए, उनके नाम का नीतीश कुमार ने विरोध नहीं किया खड़गे जी का। और मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में खुद कह चुका हूँ कि वो अच्छे आदमी और कॉम्पिटेंट है इस पद के लिए। लेकिन जब ये तय हो गया, बड़े
28 नेताओं के बीच में, जिसमें आधा दर्जन चीफ मिनिस्टर हैं, कि पीएम पद के लिए किसी का नाम प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार। तो फिर ममता बनर्जी को क्या जरूरत थी, क्या अर्जेंसी थी जो उन्होंने खड़गे जी का नाम लिया, जिसका किसी ने अनुमोदन नहीं किया अदर देन केजरीवाल जी। तो मैं इसको तृतीय श्रेणी की चालाकी और चतुरता मानता हूँ, तृतीय श्रेणी की, फर्स्ट ग्रेड की नहीं। त्यागी जी, मैं आपको 2014-15 में ले जाना चाहूँगा, जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठाया था। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू जीतन राम मांझी का भी आया है, उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि जब वो कुर्सी पर थे तो नीतीश कुमार उनको हैंडल करते थे, कि मतलब नीतीश कुमार जो कहेंगे वही वो करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको मुख्यमंत्री पद से भी हाथ गंवाना पड़ता है। और 9 महीने बाद ऐसा हुआ भी, उनसे मुख्यमंत्री पद वापस ले लिया गया। तो ऐसा क्या कारण था जिसके कारण 9 महीने तक ही, और उस टाइम कुछ बयान भी जीतन राम मांझी के चल रहे थे कि चूहे को मार के खाने वाला, क्या कारण था? देखिए, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ है तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैंडेट जो है वो मोदी जी को मिलता है। बिहार में हमें सिर्फ 2 सीट मिलती हैं, और हम नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, सब जगह मोदी जी ने सबको चित कर दिया। नीतीश कुमार ने खुद मुझसे भी कहा, मीडिया से भी कहा कि मैं श्रेयहीन होकर के मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, लिहाजा मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। क्या देश के किसी और मुख्यमंत्री ने भी कहा, जिनको एक भी सीट नहीं मिली, एक भी? उन्होंने फिर इनका नाम खुद सुझाया। जो 2009 का मैंडेट था वो नीतीश कुमार को था। ये राज्य मंत्री थे मांझी जी, और हिंदुस्तान का जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन है उससे आते हैं। उनकी कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है, मैंने एक लेख भी लिखा था, मुसर जात जो है वो चूहे भी खाती है। और इसका जिक्र महात्मा गांधी ने अपने चंपारण के आंदोलन के दौरान जो उनके अनुभव थे उन्होंने भी जिक्र किया। मेरी इससे इतनी हमदर्दी है इस समाज से कि इन्हीं को ऊपर उठाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी को मैंडेट था 2009 का, उसके बाद उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बीच में टेम्परेरी बनाया। प्रशांत किशोर जी जो बहुत चर्चित हैं, वो जब आए हमारे बिहार के चुनाव के लिए, उन्होंने कहा हम आपके नाम पर वोट मांग सकते हैं। मांझी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो लालू जी से मुकाबला कर सके। तब ये तय हुआ, उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया। और दूसरा ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी है, खड़गे जी बगैर सोनिया जी के कोई फैसला ले सकते हैं क्या? अब सब दलों में हो गया है केंद्रीयकरण, कोई पार्टी नहीं बची है जो आंतरिक लोकतंत्र के साए में जी रही हो। सबका ये हालत ही होगी। तो 2017 में ऐसा क्या हुआ था, अचानक से मुख्यमंत्री का मन बदल जाता है और वो महागठबंधन को छोड़ देते हैं, लालू यादव को उस टाइम ईडी गिरफ्तार करती है और अचानक से वो एनडीए में आ जाते हैं रातों रात? क्या कहानी है, मतलब वो पूरा थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों। हम पॉलिटिकल सर्वाइवल की भी लड़ाई लड़ते हैं, विचारों की भी लड़ते हैं, और मैं सबके बारे में कह चुका हूँ। बीजेपी ने हमारे साथ दोबारा गठबंधन क्यों किया? 8 दिन पहले का बयान है अमित शाह जी का, मैं उसको कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, लेकिन ये सब की पॉलिटिकल कंपल्सन्स है, इस तरह की राजनीति हो गई है। मैं ये नहीं कहता, ये तो उनसे पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। तो अभी जो आप इंडिया अलायंस थे, तो अभी कुछ दिनों पहले मांझी पहले हटे, महागठबंधन से अपने आप को पीछे ले लिया। तो अभी जो इंटरव्यू आया था तो उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि जेडीयू की तरफ से उन्हें अपने पार्टी को, हमको जेडीयू में विलय कराने के लिए कहा जा रहा था, और वो कुछ काम को लेकर के गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। तो उनको पहले ये ऑफर दिया गया कि पहले आप अपनी पार्टी को जेडीयू में विलय करवा लो, तभी आपका काम होगा, नहीं तो आप बाहर चले जाइए। वो जेडीयू में रह चुके हैं, जेडीयू के टिकट पे एमएलए बन चुके हैं, जेडीयू के टिकट पे लोकसभा लड़ चुके हैं। ही वॉज द पार्ट ऑफ जेडीयू। त्यागी सर, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। आपने गैर कांग्रेसवाद की बात की थी, तो 67 में आपने गैर कांग्रेसवाद की, बताते हैं कि लोहिया जी और उन्होंने मिल के उसकी शुरुआत की थी, दीनदयाल जी ने। तो और आपातकाल लगा, आपातकाल में आप खुद भी जेल गए, आपने बताया 19 महीने आप तकरीबन जेल में रहे। तो मुझे ये बताइए कि आपातकाल के बाद जब सरकार बनी, जनता दल एकमात्र विकल्प था जनता के सामने, जनता पार्टी,
और जनसंघ को भी आप मान सकते हैं। तो उन्होंने सरकार बनाई और एकमात्र विकल्प था जिसको जनता बड़ी उम्मीदों से देख रही थी, और मतलब सरकार उनकी बनी भी। इंदिरा गांधी को लोगों ने आउट कर दिया और उनकी सरकार बनी। ऐसा क्या हुआ कि 3 साल बाद ही जनता उनसे ऊब गई, या ऐसा क्या हुआ कि जनता दल ने आपस में, माने जनता दल का इतिहास ही रहा शुरू से ही, वो माने टुकड़े टुकड़े बिखरते बिखरते आज कहाँ पहुँच गई है। और मतलब लगभग जो साउथ में भी जिसका इतना होल्ड होता था, जो पूरे उत्तर भारत में थी, बिहार में जिसकी इतनी बड़ी नींव पड़ी, और बिहार तो माने उसका एक तरह से जन प्रदेश था। तो क्या हुआ कि 3 साल में जनता दल की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बिखर गई, और फिर इंदिरा गांधी इतने बड़े बहुमत के साथ वापस आईं। ये जब हम जेपी मोमेंट में थे तो ये आंदोलन समूचे देश में चल रहा था। उनका बड़ा व्यक्तित्व था। इंदिरा गांधी को भी वो हिंदू कह के बुलाते थे, इतना बड़ा कद था उनका। और 25 जून को 1975 मैं भी उस मंच पे था जिसमें जेपी का आखिरी भाषण हुआ, रामलीला मैदान में। मदन लाल खुराना जिसको कन्वीन कर रहे थे। तब भी एक पार्टी बना करके इंदिरा गांधी से लड़ा जाए, ये विचार विमर्श चल रहा था, वो पूरा नहीं हो पाया। और 19 महीने के हमारे अनुभवों ने हमें बताया कि अगर तानाशाही ख़त्म करनी है, लोकतंत्र को बहाल करना है, आपकी जैसे मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ये आज़ादी भी बहाल करनी है, तो एक पार्टी बनानी पड़ेगी। हम जेल से छूटे 15 दिन में पार्टी बन गई, 1 महीने में सरकार पलट गई। लेकिन वो जनता का मैंडेट और हमारी मांग सिर्फ इंदिरा गांधी को हटाने भर के लिए थी। इंदिरा गांधी हट गई, हम फिर मुक्त हो गए। जिन टुकड़ों टुकड़ों में थे हम सब वहीं पहुंच गए जहां 75 से पहले थे। वो हिस्टोरिकल ब्लंडर थी जनता पार्टी के सभी नेताओं की। अगर वो प्रयोग चलता रहता तो बाईपोलर पॉलिटिक्स होती, एक तरफ कांग्रेस होती। यूपी की 85 सीटें कांग्रेस हार गई थी, और 71 में और 84 में अटल जी भी हार गए, चौधरी चरण सिंह भी हार गए, जिनके नाम पे वोटें चलती थी। जॉर्ज फर्नांडिस हार गए, मधुली में कोई बचा ही नहीं। तो ये जो भावनाओं के अभिव्यक्ति के जो मैंडेट होते हैं मासिस के, वो बहुत ब्रूटल होते हैं। तो हम लोग जो तोड़े पार्टी, हमें उसकी सज़ा 1980 में मिली। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मनमानी की सज़ा 89 में मिली, जब 424 का राजीव गांधी जब बोफोर्स में इन्वॉल्व दिखाई देता है, तो जनता ये भी फैसला करती है। तो जनता महान है, उससे डर के सबको रहना चाहिए। सर, कांग्रेस के साथ नाराज़गी आपकी खुलकर नज़र आ रही है। और जब मैं थोड़ा सा कुछ दिन पहले आपको ले जाना चाहूँगी, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में एंटर करने वाली थी, तब आपका एक बयान सामने आया था कि ये जो न्याय यात्रा हो रही है, ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले होनी चाहिए। तो क्या ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले नहीं हुई, तो क्या एक ऑप्शन ये भी था कि आपकी नाराज़गी रही गठबंधन से और आप अलग हो गए? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव में 1.5 महीना बचा हो और बीजेपी जैसी संगठित पार्टी सामने हो, साधन संपन्न भी और कार्यकर्ताओं की महत्ता वाली भी, जिसके पास 24/7 वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता हो, क्या उसके मुकाबले की पार्टी को पूरे दिन में एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करनी चाहिए, या जहाज लेके हेलीकॉप्टर लेकर के 4 राज्यों का दौरा करना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री करते हैं? एक। दूसरा, इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी से उन्होंने ना सलाह मशवरा किया, ना पूछा कि हम ये काम करने जा रहे हैं। अगर हमसे पूछते तो हम मना करते कि आप पूरे देश भर में घूमिए। नंबर 3, हमको बारातियों की तरह से बुलाया गया, जैसे दूल्हा चढ़ जाता है उस पर। मैं शादीशुदा हूँ इसलिए बताऊँ कि वही स्टार अट्रैक्शन होता है, समझे नहीं? दूल्हा कौन है? दूल्हा अमुक है जो घोड़े पे बैठा हो। हम बाराती नहीं थे उसके, सब अपने अपने इलाकों के नेता थे। और उन्होंने कश्मीर में इसका हश्र देखा था। जब श्रीनगर पहुँचे, सब पार्टी के नेताओं को उन्होंने बुलाया, कोई नहीं पहुँचा। लिहाजा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना करके वो अगर हमें बुलाना चाहते हैं, हमें बी लिटिल करना चाहते हैं कि हेयर इज़ ए मैन, इसके नेतृत्व में काम हो रहा, आप भी आ जाइए, कोई नहीं जाएगा।
जी, और मेरा दूसरा सवाल भी आपसे गठबंधन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है और लोकसभा चुनाव करीब है, तो आप इंडिया गठबंधन के भविष्य को किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो वक्तव्य भी दे चुका हूं और आपसे भी रिपीट करना चाहता हूं। इफ इंडिया गठबंधन हैज सम फ्यूचर इन इंडिया, देन इंडिया हैज लेफ्ट नो फ्यूचर। नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को कई बार प्रेस कर चुके हैं और जब जब अरविंद केजरीवाल पर मुश्किल आई है, भले ही वो दिल्ली अध्यादेश का मामला हो या आम आदमी पार्टी पर ईडी का एक्शन हो, तो नीतीश कुमार खुलकर सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। तो क्या अब क्या स्थिति देखी जाएगी अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार के साथ? हम पूरी निष्ठा के साथ एनडीए में हैं और एनडीए की जो पॉलिटिकल लाइन है उसके साथ हैं। निजी तौर पर हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं केजरीवाल जी से, चूँकि उनकी पार्टी का जन्म सड़क पे हुआ था और हम सड़क वाले ही हैं। क्या कि सर, आपने अपनी शादी का जिक्र किया, दूल्हे का जिक्र किया, मेरी भी अभी अभी लेटेस्ट ही शादी हुई है। वेरी गुड। हाँ। याद आता है मेरे को कि पटना में जो मीटिंग हुई थी उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा था राहुल गांधी को दूल्हा बनना चाहिए और हम सभी जो हैं बाराती की तरह उसमें डांस करेंगे। यही टीस है। जेडीयू का वर्कर होने के नाते और मेरा 9 अगस्त 1974 को चरण सिंह जी के नेतृत्व में लोक दल में भर्ती हुआ था। 50 साल मेरे पॉलिटिकल लाइफ के हो गए हैं, तो ये सही है। उस समय हम सोचते भी नहीं थे कि हम एमएलए एमपी बन सकते हैं। इंदिरा गांधी की जो आंधी थी, हम 2 बार एमपी बन गए, लोकसभा राज्यसभा के भी। तो एक तो हम संन्यास लेने के लिए तो आते नहीं ना राजनीति में, जनता की सेवा करनी है तो उसका माध्यम भी कुछ आपके पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए ताकि किसी की मदद कर सकें। अच्छा, आपसे किसी ने कहा है कि अगर आप नेता नहीं होते तो आप अच्छे डिप्लोमेट होते? मैं अच्छा किसान बनना चाहता था जिसकी साल भर की कमाई कोड़ियों के भाव आपके बाज़ारों में बिके, जो तीनों मौसमों में जिनकी माँ भी बहन भी जंगल में खेतों में काम करती हैं और उसको अपनी फसल के दाम तय करने का अधिकार भी ना मिले। मैं एक एजिटेटेड एंग्री यंग किसान बनना चाहता था जो सड़कों पे उनके हितों की लड़ाई लड़े। मैं अपने पिताजी के साथ, मेरी बहुत कम उम्र थी, कोई 10-12 साल की, गांव से पिताजी गेहूं लेके गए हैं मंडी में, मेरे पिताजी को बैठा दिया, उनको बीड़ी पीने की आदत थी, बीड़ी का बंडल उनको दे दिया। 15 मिनट के बाद मुनीम जी आते हैं, कहते हैं भाई चौधरी 15 रुपये मन का तेरा हो गया तय, कबूल है कि नहीं है? मेरे पिताजी फिर 15 किलोमीटर वापस उस गाड़ी को लेकर जाएं और अगले दिन फिर आएँ, ये नामुमकिन था। तो हमारी किस्मत जो है, पहले मैं मानता था कि भगवान लिखता है किस्मत, ना दिल्ली में लिखी जाती है, यहाँ पर किस्मत भी और हमारे भाव भी। तो मैं इस सिस्टम से इतना एंग्री था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये सरकारें जानी चाहिए इस तरह की, तब मैं गैर कांग्रेसी आंदोलन का हिस्सा बना। तो हमारी जो लूट की जो बर्बरता है उसकी जो लंबी कहानी है, भाव और भाग भगवान तय करता है, हमें अब पता लगा ये तो सरकारें तय करती हैं। दरअसल मैंने इस बात का इसलिए जिक्र किया क्योंकि जिस तरीके से आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत ही वाक्य विन्यास बड़े शानदार हैं। आपने एक बात कही कि आप राजनीति में संन्यास के लिए नहीं आते हैं। नहीं आते। दूसरी बात आपने कही कि हम किसी स्वार्थ के साथ भी नहीं हैं। हाँ। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हाँ, है ना? तो क्या ये अवसर को भी तो हम लोग बात कर सकते हैं? क्या अवसर के लिए भी तो देखिए आ सकते ऐसा हैं? है, जब आप ये आरोप लगाते हैं, नहीं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, सवाल में भी आप ये सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ दिया, क्या था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, आए फिर मुख्यमंत्री बने, छोड़े तो मुख्यमंत्री बने, वहाँ से छोड़े तो मुख्यमंत्री बने, कोई उनका प्रमोशन तो हुआ नहीं। और वो मैंने आपसे फिर मैं कबूल कर रहा हूँ, इसका आप कोई भी अर्थ निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, ये हमारे पॉलिटिकल कंपल्सन्स भी हैं। विल्डरनेस में तो हम नहीं जाएंगे, किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे एक। और ये जेडीयू की या नीतीश कुमार की बात नहीं है, A to Z सभी पॉलिटिकल पार्टीज की, सभी नेताओं की, अपने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी के प्रोपेगेशन के लिए, कभी दाएं कभी बाएं, सभी जा रहे हैं। अभी मुझे बताइए कोई 27-28 साल तक पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट का राज रहा, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता प्रताड़ित कांग्रेस के हुए, आज ममता के खिलाफ दोनों एक हैं। तो ये क्या राजनीतिक अवसरवाद नहीं है?
केरला में इट इज़ कांग्रेस लेफ्ट, इट इज़ कांग्रेस लेड फ्रंट वर्सेस सीपीएम लेड फ्रंट, उनके बीच में लड़ाई है। बंगाल में दोनों एक है। क्या है पॉलिटिकल अवसरवाद नहीं है? तो ये सब अपने अपने सर्वाइवल के सवाल हैं। और आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो दूर से देख रहे हैं, नहीं सही कह रहा हूँ आपसे, आप जो तटस्थ लोग हो उनको, आप लोगों को हमारी अवसरवादिता लगती है। ये हमारे सर्वाइवल्स हैं, पॉलिटिकल कंपल्सन्स। और जितनी शुचिता से, जितनी स्वच्छता से आप राजनीति को देखते हो, अंदर खाने ऐसी होती नहीं है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी ने जो बजट सत्र के दौरान अपना भाषण दिया है उसमें उन्होंने नारा ही दे दिया है ऑन रिकॉर्ड कि अब की बार 400 पार, मतलब उन्होंने बोला अब की बार और बाकी सब सांसदों ने 400 पार बोला। और उन्होंने फिर उसके बाद दोहराया कि बीजेपी 370 और जो एनडीए वो 400 पार जाएगी। मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषण भी अच्छा कर लेंगे, ये सैचुरेशन है कि जो नंबर्स हैं बीजेपी के भी एक तरह से 303 जो हैं और एनडीए के पास भी 350 नंबर हैं, अब यहाँ से आगे नंबर कहाँ से आएंगे? करेक्ट। हमने ये पूछना चाहिए ना कि साहब की नंबर कहाँ से लाओगे? बहुत सही कह रहे हैं। क्योंकि आपके पास सैचुरेशन स्टेज जो है वो है। बिहार में 39 हैं और कहाँ 41 सीटें तो है नहीं। हरियाणा में 10 हैं, 11 तो बनेगी नहीं। 2-3 फैक्टर इस बीच में हुए हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी का मेरा ये मानना है ग्राफ गया ही है डेस्पाइट। देखिए कई बार किसी राज्य में अगर केसीआर है, मैं वहाँ जाता रहता हूँ हैदराबाद, बेटी का अलग रूम बना हुआ है लेने के लिए और बेटे का अलग है, और फाइनेंशियली इतने मैस हुए हैं वहाँ पर, है? तो उसके खिलाफ वर्डिक्ट था वहाँ पर। ऐसा ही वहाँ की सरकार थी, 2-2 बार मुख्यमंत्री बने कर्नाटका में। लेकिन जो छोटी छोटी जगहें, जैसे नॉर्थ ईस्ट टोटल स्वीप करेगा, पहले भी किया था, लेकिन 2-4 सीटें जो इधर उधर गई थी। लेकिन हमारी इच्छा है, इच्छा के लिए भी जो हमारे पॉलिटिकल लेक्चर होते हैं वो तो और भी बड़े दावों के साथ होते हैं। किसी को एक भी सीट नहीं जीतने दे, फिर भी जीतते हैं। लेकिन होपफुली संख्या एनडीए की पहले से बढ़ेगी, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। नहीं, मैं एनडीए की आप संख्या बढ़ेगी वो तो ठीक है, क्योंकि उसमें 30 में ही एनडीए को रख दिया गया है ना। 370 प्लस 400 हो जाएंगे। उन्होंने 370 खत्म की थी इसलिए कहते हैं। हाँ मैं समझ गया, लेकिन वो 70 सीट जो है ना वो कहाँ से आएंगी, मैं इस पर बात कर रहा था। उसका जवाब मेरे को उस तरीके से मिला नहीं, क्योंकि आप जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें वो भी सैचुरेशन पर एक तरीके से है। सभी जगह सैचुरेशन है अगर देखें तो। अपने कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करने के लिए, अपने संगठन को और एग्रेसिव बनाने के लिए इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी पहले से कम नहीं, ज़्यादा नंबर आएगा ऐसा हम सोचते हैं। कितने नंबर बीजेपी को मिल सकते हैं और कितने जो है एनडीए को मिल सकते हैं? अभी नहीं कह सकते हम उसको। आप ओपिनियन पोल नहीं देंगे ना, मैं प्रशांत किशोर नहीं हूँ, प्रशांत- उसका दोस्त हूँ मैं। हैं? प्रशांत का दोस्त। प्रशांत किशोर को लेकर मुझे लगा सवाल आया होगा। आप नीतीश कुमार के शानदार स्पोक्स पर्सन हैं और बहुत सालों से हैं। नीतीश कुमार के बारे मैं मित्र भी हूँ उसका। जी। नीतीश कुमार के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो प्रशांत किशोर ऐसे ही थे, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह। आपको लेकर ये सवाल है कि आप सगे नहीं थे या आप ठगे नहीं गए? देखिए प्रशांत किशोर 2014 में उनके चुनाव विशेषज्ञ बने। उसी मकान में रहते थे जहां नीतीश कुमार जी रहते थे। उनको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया, सोल वाइस प्रेसिडेंट। और चर्चा थी बिहार में दैट इज़ द हेयर अपरेंट ऑफ नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ने गड़बड़ किया है, प्रशांत किशोर ने, आप नतीजा निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। आरसीपी सिंह जी उनके निजी सहायक थे, आईएएस अफसर थे। उनको मंत्री बनवाया, 2 बार राज्यसभा में भेजा, पार्टी का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार गलत थे कि आरसीपी सिंह गलत थे, कंक्लूजन निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और बिहार से नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया कि मुझको बिहार से राज्यसभा में भेजा, लेकिन मेरी उससे पॉलिटिकल रिलेशनशिप है। और एक चीज़ और मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन में जब मैं भर्ती हुआ था तो इसमें मधु लिमय थे, जॉर्ज फर्नांडीज थे, राजनारायण थे, चौधरी चरण सिंह थे, बीजू पटनायक थे, पीलू मोदी थे, ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग थे। अब जो हमारे बाद की पीढ़ी है
उसमें इससे ज़्यादा तेजस्वी, ईमानदार, आंसरेबल मुझे कोई नेता नहीं दिखा। लालू, रामविलास, शरद यादव, नीतीश कुमार, केसी त्यागी, हम सब लोग एक धड़े के लोग थे अंडर द लीडरशिप ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट एंड चौधरी चरण सिंह। और जितना संयमी और ऊर्जावान हमको ये नीतीश कुमार लगता था, माफ़ करना, हमारे शरद यादव भी दोस्त रहे हैं, सीनियर रहे हैं, लालू जी भी रहे हैं, और अप्रिय बात में उनके बारे में भी कोई नहीं कहना चाहता, रामविलास जी रहे हैं जिन्होंने दलित चेतना का बड़ा काम किया। लेकिन नीतीश कुमार वॉज अब ऑल। आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया और कहा कि वो उसी घर में रहते थे जिसमें नीतीश कुमार रहते थे, फिर कहा कि उत्तराधिकारी भी बन सकते थे, तमाम चीज़ें कही। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि जो जनता मैंडेट देती है वो 5 साल के लिए देती है, और आप जब मैंडेट को एक तरीके से अब्यूज़ करते हो, अगर मैं सही शब्द बोल रहा हूँ, तो उससे जनता नाराज़ भी होती है। इसलिए फिर उसमें होता है कि आप इधर उधर जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर देते हैं। वो मैंडेट तो 5 साल के लिए होता है, इसमें गलत बात तो नहीं है। देखिए, जिनसे मोहब्बत ज़्यादा हो जाए उनसे शिकायतें कम करनी चाहिए। तो मोहब्बत किस तरफ से ज़्यादा कम हो गई? नहीं, प्रशांत किशोर ने कम की है। प्रशांत किशोर अपने फन के माहिर थे, मैं मानता हूँ काबिल आदमी थे, और वो 2 साल तो नीतीश कुमार जी के साथ ही रहे। वो कैपेबल हैं। उन्होंने मुझको बताया कि जब वो मोदी जी के साथ थे तो भी उनके बाजू वाले कमरे में थे। वो ही वॉज सो कैपेबल, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उसकी। लेकिन उनको जिनसे बिछड़ जाते हैं उतना उनके बारे में कटु नहीं होना चाहिए। हियर आई डिसएग्री विद हिम। तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने तो लालू के साथ भी काम किया था। हाँ। उस लेगेसी को वो आगे ले जाएंगे या उससे कुछ अलग पॉलिटिकल लेगेसी बना लीगेसी को तो उन्होंने ऑन कर लिया है। मेरी इच्छा है एज ए गार्जियन भी कि वो लालू जी की जो आक्रामकता थी कुछ सवालों की, उससे परहेज करेंगे, और निसंदेह वो बिहार में इफेक्टिव लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल निभाने लायक हैं। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं, मेरी कोई दुर्भावना उसके लिए नहीं। आखिरी सवाल सर, 1 मिनट में, चूँकि नीतीश कुमार ने परिवारवाद पे सवाल उठाया, इसलिए ये सवाल बहस में है कि वो नीतीश कुमार जो आरजेडी के साथ 2 बार आते हैं, तब भी उनको मालूम था कि यहाँ आने पर तेजस्वी यादव ही उनके डिप्टी सीएम बनेंगे, लालू प्रसाद के बेटे ही सर्वेसर्वा होंगे आरजेडी के। ये बात नीतीश कुमार अब जब परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं तो मतलब लगता है कि वो सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। इस पे सर टिप्पणी चाहूँगा, और आप चूँकि इतने बड़े नेता हैं तो परिवारवाद ज़्यादा खतरा है या व्यक्तिवाद ज़्यादा खतरा है? इस दोनों पहलुओं पे सर ज़रा प्रकाश डालिएगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने लालू जी के परिवारवाद पर वर्तमान में कोई सवाल उठाया हो। राबड़ी देवी जी जब बन रही थी उस समय हम अलग हुए थे लालू जी से। नीतीश तो पहले अलग हो गए थे 94 में। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि राबड़ी जी बने, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि वो हमारी कतारों से संघर्ष करके निकली वाली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं थी। और आइडियोलॉजिकली आई मस्ट नॉट बी मिसअंडरस्टूड विद माय फ्रेंड्स आउटसाइड। व्यक्तिवाद भी गलत है, दूसरा क्या कहा आपने? परिवारवाद दोनों गलत हैं। एक परिवार का जब नेतृत्व कब्जा कर लेता है, आप मेरी बात गौर से सुनिए, जब किसी पॉलिटिकल सिस्टम पर एक परिवार का कब्जा हो जाता है तो एक तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वो परिवार भी चलता है और उसकी जात भी साथ साथ चलती है, और जो अच्छे अवसर हैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के वो मारे जाते हैं। तो परिवारवाद इसलिए गलत है। दूसरा, मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो इंटरनल डेमोक्रेसी वो जरूर होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पार्टी नहीं होना चाहिए। इससे उसके अनडेमोक्रेटिक होने की, गलत डिसीजन मेकिंग की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। लिहाजा जितनी कलेक्टिव लीडरशिप होगी, जितना सामूहिकता का बोध होगा, वो पार्टी उतनी अच्छी चलेगी। ठीक है, लेकिन परिवारवाद पर जब सवाल उठता है सर, मतलब वो चुनती तो उनको जनता ही है, तो ये डेमोक्रेसी पे भी सवाल है। अगर तेजस्वी यादव आ रहे हैं चुन के, तेज प्रताप यादव आ रहे हैं चुन के, तो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से ही तो चुन के आ रहे हैं सर। आरजेडी वाले अक्सर ये कहते हैं, इस जनता की जब बात आप करते हैं तो इसमें 900 साल गुलामी भी रही है आपकी, तो जनता के सारे फैसले सही हों तो ऐसा कोई आवश्यक तो है नहीं। त्यागी जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। कुछ महीनों पहले बापू की कर्मस्थली मोतिहारी में नीतीश कुमार जी भाषण देते हैं और वो कहते हैं भाजपा के नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कि आपका और हमारा नाता पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो वो क्या संयोग था या फिर प्रयोग?
या फिर कांग्रेस और राजद समझने में चूक गई कि नीतीश कुमार आगे जाकर पलट सकते नहीं, उनके वो कोई गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम है जिसमें भाजपा के नेता भी उपस्थित हैं, जिसमें भाजपा के नेता भी उपस्थित हैं, तो एक आपसी सौहार्द के नाते उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। उसका कोई वैचारिक टूट से कोई रिश्ता नहीं है। इसी विशेष राज्य के दर्जे पर राज्यसभा में एडी सिंह ने कहा है, आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने, कि आप शराबबंदी हटा दीजिए, उस राज्य में आपको विशेष राज्य का दर्जा किसी से नहीं मांगना होगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। तो क्या आप लोग इस तरफ कुछ सोच रहे हैं क्या? हम चाहते हैं कि वो दिल्ली में आ जाएं और खूब पिएं, वो दिल्ली में आ जाएं, ये बिहार छोड़ करके। देखिए, ऐसा है, ये किसी के कन्विक्शन के सवाल हैं। महात्मा गांधी को अगर मानते हो तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बना, मैं सबसे पहला काम शराबबंदी करूंगा। ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये सोशल इविल को लेकर के किया गया सवाल है। दूसरे बड़े गांधीवादी, मोर देन इंदिरा गांधी, मोरारजी भाई थे। जब ये संयुक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने शराबबंदी की। दूसरे कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने की। तीसरे हरियाणा में चौधरी बंसीलाल थे, अगर हरियाणा के कोई रहने वाले हैं, उन्होंने की। और अब नीतीश कुमार जी ने किए। तो ये सोशल रिफॉर्म के जो चैंपियंस हैं, ये वो करते हैं। इसका रेवेन्यू से भी कोई रिश्ता नहीं है। और मेरा निमंत्रण है उनको, सिंह साहब को, कि दिल्ली तो बिल्कुल एकदम शराब वालों की हो गई है। तो निर्ममता से आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। और एक जो अगर आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताना चाहें, जो कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, और ये बहुत कम लोगों को पता है, मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ इस बात को। मुझे लोग बिहारी मानते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हम और कई तो पूछते हैं सिवान के हो, जहाँ का शाहबुद्दीन था। हाँ, तो अब दोनों ही अगर सवालों पर आप प्रकाश डालें कि एक तो आप अपनी लाइफ जर्नी अगर बताना चाहें तो ये वॉलंटरी ये क्या पूछना चाहते, पूछिए ना। हाँ बिल्कुल, आप जाइए उस तरफ। मेरे सिर्फ एक पत्नी है। हाँ, नहीं सिर्फ दरअसल जो है जन्म कहाँ हुआ और तालीम कहाँ ली, और उसके बाद जो है। नहीं, मैं गाजियाबाद में के पास गांव है जहाँ मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान थे जो खुद अपने हाथ से हल चलाते थे, और बड़े परिश्रम से उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए भेजा हॉस्टल में। और मैं वहाँ जाकर के बिगड़ गया, छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने लगा। और समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, ये गर्म नारे उन दिनों मुट्ठी बांध करके हम लगाते थे। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। तो वामपंथी आंदोलन के वो दिन थे, समाजवादी साम्यवादियों के। उसमें मैं भर्ती हुआ। 9 अगस्त 1974 को मैं लोकदल में भी भर्ती हुआ। और तभी व्यवस्था परिवर्तन का बड़ा आंदोलन जेपी से शुरू हुआ। जेपी के साथ हम जाते थे जगह जगह, कई बार पिटते भी थे। एक बार हम हम कुरुक्षेत्र जा रहे थे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के निमंत्रण पर। मैं था, हमारे सीनियर थे सतपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान, वो थे, और मनीराम बागड़ी के एमपी थे। तो हमारी खूब पिटाई वहाँ पे यूथ कांग्रेस के लोगों ने की थी। एक बार जब इंदिरा गांधी को अनसीटेड कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो अंबिका सोनी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उनके पास हम गए थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो उनके लोगों ने भी हमारी पिटाई की थी। तो हमारी पिटाई भी काफ़ी हुई है। फिर हम जेल में रहे आपातकाल में, उसके बाद कई और अवसरों पे भी रहे। तो 77 में मैं ऑल इंडिया लेवल पर जो जनता पार्टी का यूथ विंग था, उसका जनरल सेक्रेटरी था मैं। 1984 में मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा गाजियाबाद से, वहीं से एमपी बना। और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद और बराबरी और आज़ादी, ये मुझे कचोटती। और हर नौजवान से मैं कहना चाहता हूँ, आज़ादी के लिए लड़ो और बराबरी के लिए लड़ो। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और वर्ल्ड वाइड जो आंदोलन चल रहे थे, मैं उसका भी समर्थन किया। आपकी जानकारी के लिए, जो फ़िलिस्तीनियों का मूवमेंट चलता है, उसकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उसका मैं मेंबर हूँ। 3 पीढ़ी उनकी तंबू में पैदा हुई हैं।
और अस्पतालों में 95% बच्चे मरे जो 1 साल के और 10 साल के बीच के हैं। ऐसी बर्बरता का नंगा नाच मानवताओं ने कभी नहीं देखा होगा। उससे मेरा रिश्ता रहा है। मैं पूरी दुनिया पर, वियतनाम वार्मे में गया हूँ, हनोई तक भी। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर भी जो कॉलोनियलिज्म है, जो उपनिवेशवाद जिसको आप बोलते हो, वो नहीं होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि पहले जो राष्ट्राध्यक्ष थे उपनिवेशवाद का विरोध करते थे, अब बाजू के जितने आसपास के हैं, आंग सान सूकी 3 साल से जेल में है, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। एक भी सिविल सोसाइटी का मुल्क नहीं है जिसने कहा हो कि आंग सान सूकी की रिहाई होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लिए इतना प्रतिबद्ध रहा हूं कि मैं पार्लियामेंट से बाहर आ गया। 1990 में जब वीपी सिंह जी ने मंडल लगाया तो मैं उसका समर्थक था। मेरी अपनी जाति के लोग ही मेरे खिलाफ हो गए गाजियाबाद में, हैं, कि अगर ये सब करना तो उस जाति में चले जाओ। मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने अपनी प्रतिबद्धताओं पर अभी तक विराम नहीं लगाया है। और मैं एक बात बहुत घमंड के साथ या उत्साह के साथ या उमंग के साथ कहना चाहता हूँ, जैसा अब से 50 साल पहले राजनीति में भर्ती हुआ था, जिस प्रखर सवालों के साथ, उम्र के साथ हो सकता है उसका लहजा कम हो गया हो, लेकिन प्रतिबद्धता मैंने अपनी कमज़ोर नहीं होनी थी। मैं यहाँ से भी बना, फिर नीतीश कुमार जी ने बिहार से भी मुझे राज्यसभा में भेजा और मैंने ऐसे ऐसे सवाल उठाए। एक बार मुझको आदिवासियों पे बोलने का मौका मिला। उस समय मुझे बड़ा बंगला मिल गया था खान मार्केट में, तो मैं आदिवासियों पर रिसर्च करते करते एक पेट शॉप, जिसको कुत्ते की दुकान बोलते हैं, वहाँ गया। और वो मेरे जीवन का सबसे अनोखा अनुभव था। पेट शॉप पर कुत्तों को या पेट्स को जो ब्रेकफास्ट मिलता है वो 3 दिन का एक पैकेट है। जाज एंड पाज करके एक दुकान आप जाइएगा जहाँ 300 रुपये का पैकेट 3 दिन के लिए पेट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद वो लंच लेते हैं पेट्स जो हैं। उसका एक नॉन वेज पैकेट जो है 1200 रुपये का 3 दिन के लिए है। उनके गले में एक इंस्ट्रूमेंट बांधा जाता है, जब वो यूँ करते हैं तो म्यूजिक बजता है, यूँ करते हैं म्यूजिक बजता है, वो 2000 रुपये का आता है। शाम को वो जैसे आप हाई टी लेते हैं 4 बजे के आसपास उनको फिर खाना मिलता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक जानवर के ऊपर, एक पेट के ऊपर इतना खर्चा होता है। और जो आदिवासी हमारी बहन और नौजवान हैं, जिनकी बड़ी आबादी है करोड़ों में, उनके जीवन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो भी उपलब्ध नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे सवाल भी उठाए और इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। मेरा बड़ा भारी पंगा हुआ रामदेव से। रामदेव ने एक दवाई निकाल दी जिसका नाम था पुत्र जीवक बीज, और 4 दिन पहले ही उनको हरियाणा की सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो मैं खड़ा हो गया, अच्छा इस देश में बड़ी भारी चीज़ है। आप तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मोदी जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ मैं, हालांकि मैं एनडीए में नहीं था उस समय। मैंने कहा पहली बात तो ये बताओ पुत्र जीवक क्यों, पुत्री जीवक क्यों नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन है। एक दूसरा, दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि बेबी बॉय ही पैदा होगा। 2 तीसरा, आपने इसके जरिए भ्रामक प्रचार किया है, आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और जेल जाना चाहिए। नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कमेटी बैठा दी एंड इट वाज फाउंड कि धरती पे कोई ऐसी दवाई नहीं है दैट देयर विल बी बेबी बॉय। और फिर मैं जो मेरे 4-5 संकल्प हैं उस पर मैं सीता के बजाय द्रौपदी का समर्थक हूँ, जिसका अपमान होता है और वो अपमान का बदला लेती है। सीता जो है वो राम की गामिनी, उसके पीछे पीछे चलती है, और द्रौपदी जो है वो आगे आगे चलती है। जिस दिन उसको अनड्रेस किया जाता है उस दिन वो शपथ लेती है कि पुरुष जात का एक आदमी भी इस धरती पे मुझको जिंदा नहीं चाहिए, छोड़ के कृष्ण और 5 पंडित को, सब विधवाएं हैं, एक भी पुरुष जिंदा नहीं बचता है। मैं द्रौपदी का भी समर्थक हूँ इस मामले। शी इज़ माई आइडियल। किसी को इस तरह का अपमान करने की जरूरत नहीं है। सीता माता जो राम कहते हैं उनके कहने से फिर 14 साल के लिए फिर निकल जाती है। अगर द्रौपदी होती वो नहीं जाती, और कृष्ण को अगर वनवास होता जैसे राम को हुआ था, कृष्ण भी नहीं जाता। तो कृष्ण भी मेरा आदर्श है और द्रौपदी भी मेरी आदर्श है। इसलिए मैंने कहा था आप डिप्लोमेट हो जाते।
तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप निर्ममता से बता सकते हैं? नहीं, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ एक बार मेरी फिर खिंचाई करें आप। खिंच करके मैं और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनूंगा। बहुत बढ़िया लगा। और दूसरा ये है कि आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के बीच में प्रतिबद्धताओं का भी बहुत फ़र्क हो गया है। अब से 40-45 साल पहले ये चैनल तो नहीं थे, अखबार थे, और जिला स्तर पर जो निर्भीक पत्रकार थे उनको कई तरह की यातनाओं का शिकार होना पड़ता था। दिल्ली में किसी पत्रकार की हत्या नहीं होती, लेकिन ठेकेदार और बदमाश स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जिला स्तर पर उन पर वार भी करते थे। मैं चाहता हूं कि प्रेस की जो आज़ादी है, अगर ये कमज़ोर पड़ती है तो लोकतंत्र की आत्मा समाप्त होती है। मैं इतना आपसे उम्मीद भी करूंगा और भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि आपकी निर्भीकता बरकरार रहे। अगर ये कमज़ोर पड़ गई तो लोकतंत्र कमज़ोर पड़। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतना वक्त दिया और आगे आने का वादा भी दिया है, तो इसलिए और ज़्यादा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।